प्रोबेबिलिटी में बेटा लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे बताओ। हमने पहला पढ़ा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी राइट। फिर उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा था, क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस पर थ्योरम पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मैंने कहा था बेस थ्योरम, एक्सटेंडेड लाइक जो वर्जन है दैट इज बेस थ्योरम, ये करा था हमने। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करना है। बेस थ्योरम बेटा सभी को आई थी लास्ट टाइम समझ में, कैसे अप्लाई करना है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। यस सर। आज अब दो टॉपिक और रहते हैं, ये आज करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद लास्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो टॉपिक आज करेंगे, ध्यान से सुनना, नहीं आता है तो बताना किसी को भी समझ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आज नया टॉपिक। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है, तो लेट्स से रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है सैंपल स्पेस का क्या होगा, एक डोमेन होगा, मतलब जिसकी वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी, डोमेन होगा जिसका सैंपल स्पेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेट्स से मैंने कॉइन को लेट्स से 3 बार टॉस करा। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मैंने कॉइन को कितनी बार टॉस करा, 3 बार टॉस करा। और फिर मैं कह रहा हूँ इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स फाइंड द नंबर ऑफ find the probability distribution, find the probability distribution of number of heads। देखो क्या बोला इसने कि अगर किसी कॉइन को मान लो 3 बार टॉस करते हो आप, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दिखाओ कि हेड्स कितनी कितनी बार आ सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी है हर रैंडम वेरिएबल के लिए क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल का मतलब मैंने बोला था सैंपल स्पेस में जो भी जिसका जो डोमेन होगा, रैंडम वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसका डोमेन जो होगा वो सैंपल स्पेस होगा। तो यानी कि अब यहां पर लिखा है कि नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो मुझे कोई बताएगा नंबर ऑफ हेड्स मिनिमम कितने आ सकते हैं 3 बार में। नंबर ऑफ हेड्स मिनिमम कितने हो सकते हैं भाई, अगर 3 बार टॉस करते हैं तो ऐसा हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, है ना, 0 हेड। ऐसा भी हो सकता है कि 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए और 3, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है भाई। यस सर। तो हमने रैंडम वेरिएबल क्या लिखा, जो नंबर ऑफ हेड्स वो बोल रहा है उसकी पॉसिबिलिटी जो जो पॉसिबल है सैंपल स्पेस में से, कि सैंपल स्पेस में भाई 3 है, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमें पता है 8 आउटकम आएंगे। उन 8 आउटकम्स में से आपका ऐसा होगा किसी आउटकम में एक भी हेड नहीं आ रहा होगा, कुछ आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें एक हेड आ रहा होगा एग्जैक्टली, किसी में 2 किसी में 3। तो वो सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। अब क्या करना है हमें, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल हो गया आपका ये आपका रैंडम वेरिएबल है एक्स। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, जो कि पॉसिबल जो जो हो सकता है वो सब लिख दिया हमने। और पी एक्स क्या हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे कोई बताएगा अगर आप कह रहे हो कि एक भी हेड ना आए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। सर पी एक्स डैश। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ एक भी हेड नहीं आए, मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो, बेसिकली आप फाइंड कर रहे हो कि एक भी हेड ना आए, तो सारे के सारे बेसिकली आप क्या कह रहे हो, सारे के सारे टेल है। तो सारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/80 तो होगी। कैसे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 1/2 है ना, एक बार। ठीक है, कोई मुझे बताएगा पी एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली एक हेड है, तो एक हेड तो भाई कितने केसेस में होगा, टोटल काउंट करेगा कोई बताएगा। एक हेड सर एक ही केस में होगा। नहीं, देखो बेटा आप सोच रहे हो ऐसे कि एक हेड और 2 टेल कर दिए, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो कितने आउटकम होंगे टोटल, 3।
3 होंगे बेटा। और 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो कितना हो जाएगा 3/8। 1/8 क्यों लिखा, क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2 है, तो मल्टीप्लाई करके तो 1/8 ही आएगा, बट 3 क्योंकि सच आउटकम पॉसिबल है इसलिए 3/8। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो ये तो 3 कॉइन थे, अगर 3 से ज्यादा कॉइन होते तो फिर काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर क्या करेंगे, आपको कुछ याद आ रहा है सर, मैंने समझाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ऐसे मानो कि ये 3 चीजें, तो 3 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टर 3 डिवाइड बाय, आपको याद होगा मैं डिवाइड किससे करवाता था, जितने रिपीटेशन होते थे, कितने रिपीटेशन है यहाँ पर, 2 टी के रिपीटेशन है, फैक्टोरियल। हाँ 2 फैक्टर से डिवाइड कर देते थे, और अगर एच तो एक ही है तो एक फैक्टर से डिवाइड होगा, यानी ना ही करो, एक ही बात है। तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका सॉल्व करके, 3 फैक्टर आएगा 6 और 2 फैक्टर 2 था, तो क्या आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया ऐसे 3 आउटकम बनेंगे, तो हमने लिखकर भी देख लिया और ये फॉर्मूला लगाकर भी समझ लिया। पर अगर जैसे हमने 3 लिखे, लेकिन कई बार क्या होगा, मान लो अगर ये 5 बार कॉइन टॉस करता मैं, तो 5 कॉइन में मैं कहता एक हेड बताओ कितनी बार आएगा, तो आप तब भी चलो काउंट कर लोगे आप कि एक एक जगह पे रिप्लेस करा दोगे एच से, बाकी सब जगह पे टी, तो 5 आएंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा 5 में से 5 अगर कॉइन टॉस करता हूँ तो उसमें से 2 हेड कहाँ कहाँ पे आएंगे, तब सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस होंगे ऐसे। तो फिर ये वाला तरीका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका है ये अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें कहा, अगर मैंने 5 कॉइन टॉस करे और उसमें से मैं कह रहा हूँ मैं एक 2 हेड आए, तो 2 हेड तो ऐसे आ सकते हैं, 2 हेड तो ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। अब आगे वाले कितने बनेंगे वो मैं कैसे काउंट करूं, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, लाइक कई बार में ऐसा हो सकता है कि कुछ काउंट करना भूल ही जाऊं, तो इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा, भाई 5 चीजें 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बता दो क्या लिखूं, डिवाइड में क्या आएगा, 3/2 into 3 factorial, 2 into हाँ 3 बेटा factorial। 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 2 एच सेम है और 3 टी सेम है, तो 2 फैक्टोरियल भी आएगा और 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 6, तो क्या आएगा आंसर 10 So आएगा। 2 अब मैं 10 अगर लिखने बैठता 20 और डिवाइड yes बाई sir, 2 yes बेटा sir, 10 yes sir। 10, लेकिन अगर सोच के देखो अगर मैं 10 लिखने बैठता तो ऐसा हो सकता था मैं 8 लिखकर फिर मुझे समझ ही नहीं आता अब क्या लिखूं, 9 और 10 मुझे समझ ही नहीं आता, ढूंढना पड़ता मुझे कि अब क्या लिखूं अब क्या लिखूं, है ना, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये तरीका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Yes sir। तो यहाँ तो चलो 3 वाला ही था, ये तो मैं वैसे लिखकर भी काउंट कर लूंगा, तो 3/8 आएगा। अब इसका बताओ x इक्वल टू 2, अब आप क्या कह रहे हो एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड और एक टेल, तो ये भी 3 ही होंगे, तो ये भी 3/8, और लास्ट आप कह रहे हो सारे के सारे ही क्या हेड हो, तो वो तो एक ही केस पॉसिबल है। अब एक चीज, एक काम करो, इन सबका सम करो कितना आएगा, इन सबका सम करोगे क्या आएगा बेटा, समेशन कितना है भाई, 1 आया ना। अच्छा, इसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं कि 1 आ गया, क्यों आया, ये तो दिख ही रहा है क्यों, क्योंकि x आपने लिखा रैंडम वेरिएबल जिसकी पॉसिबल जो जो वैल्यूज पॉसिबल थी वो सब लिख दी, 0 1 2 3, तो जब आपने सारे आउटकम्स मतलब जो जो पॉसिबल था वो सब ले लिया और उनमें सब में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज का अगर सम करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या रहती है 1 रहती है। क्लियर है, ठीक है भाई, Yes sir। तो इसी को बेटा बस क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आपने क्या कर दिया, रैंडम वेरिएबल लिख दिया जो जो पॉसिबल था, उन सभी की प्रोबेबिलिटी लिख दी और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए आंसर नहीं निकाला, आपने जो जो पॉसिबल था एक्स रैंडम वेरिएबल उन सभी के लिए क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, और आपने चेक करने के लिए देखा क्योंकि सभी का सम 1 आ रहा है तो दैट मींस आप सही कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को बेटा, Yes sir। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक और आएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, तो अभी उसके पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, और बताना कि क्या लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स appeared in a throw of a pair of
डाई। आपने क्या करा, एक पेयर ऑफ डाई लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 वाला क्यूब लिया, और उसको पेयर लिया, पेयर मतलब 2 डाई लिया आपने, और उसको थ्रो करा एक साथ। तो थ्रो करने पे कुछ भी आ सकता है नंबर 1 से 6 तक दोनों पर। तो उन दोनों का जो सम है, उन दोनों नंबर्स का जो सम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स। एक्स क्या है आपका यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब जो जो सम आ सकता है, क्योंकि आपने बोला है किसके लिए लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सम ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का सम जो डायोड पे आ सकता है वही आपका रैंडम वेरिएबल है। तो बताओ क्या क्या आ सकता है? मिनिमम कोई बताएगा एक्स की वैल्यू क्या होगी रैंडम वेरिएबल की? मिनिमम वैल्यू बेटा एक्स की कहां से स्टार्ट होगी? हाँ हाँ, मिनिमम वैल्यू क्या? एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसने बोला है कि आपने 2 डाई थ्रो करे, उन पे जो आया नंबर उसका सम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो उसका जो सम है, आपने देखा कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज वही होंगी, तो सम मिनिमम कितना होगा कोई बताएगा? अगर आप 2 डाई थ्रो करते हो तो उन पे जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम जो आपका वो रैंडम वेरिएबल है, तो वो क्या हो सकता है? मिनिमम सम तो भाई 2 होगा, इससे कम तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 + 1। फिर आगे क्या होगा? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 8 9 10 11। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 12 तक। क्लियर बेटा सभी को? Yes, भाई sir. 6 से ऊपर तो नहीं जाएगा। 6 से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये तो आपके आगे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो मतलब इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कि भाई सम 2 आ जाए। तो कोई बताएगा सम 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? So बताओ। पहले तो आप ये सोचो, 2 डाई को जब आप थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, और उसमें मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ऐसे सोचो। टोटल आउटकम कितने हैं भाई? भाई अगर 2 डाई आप रोल करते हो तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बेटा? 12. 12 कहाँ से आएंगे बेटा? अगर आप एक डाई रोल करते हो तो 6 आते हैं। 36 आएगा ना यार, 36। और उसमें से भी आप कह रहे हो सम 2 आना चाहिए। सम 2 सिर्फ एक ही केस में होगा, 1 और 1, है ना? तो 1/36 मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी जब सम 2 आएगा। चलो अब बताओ, सम 3 आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डिवाइड में तो 36 आएगा दोबारा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब ऐसे कितने आउटकम्स पॉसिबल है फिर कि सम 3 आ जाए? बताओ। बोलो भाई। 12। अरे यार, सम 3 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 नहीं होगी बेटा। 3 सम कैसे आएगा? 1 2 से आ जाएगा या 2 1 से आ जाएगा? भाई आपका डाई पहले वाला एक नंबर 1 दे दे और दूसरे वाला डाई पर 2 आ जाए तो सम 3 आ गया, या पहले वाले डाई पे 2 आ जाए और दूसरे वाले डाई पे 1 आ जाए तो भी सम 3 आ जाएगा। तो दो ही तो आउटकम है बेटा टोटल में से, 36 में से। फिर 4 के लिए बताओ कितने होंगे कि 4 सम आ जाए? So 4. 4 4 नहीं बेटा, only. 3 होंगे बेटा। कौन से 4 बताओ तो सही मुझे, कौन से बता दी 4 समझाओ। इन 3 के अलावा बता दो एक और कौन सा काउंट कर रहे हो तुम? 2 2 को 2 बार काउंट कर रहे हो क्या? सर मैंने 2 2 ना डबल बार काउंट कर लिया. यस सर. यहाँ कर लिया. यस सर. डबल काउंट करूँ या नहीं करूँ ये बता दो। नहीं करना सर. ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। अब 5 सम आ जाए। 4। So 4. 6 के लिए, 6 के लिए 6 सम आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 5 होगी? सर 5। 5 5 7 आ जाए। अब 7 7, अब क्या लिखे? सर 6। So 6. अच्छा 8 के लिए? So 7. 7। हाँ मतलब अब मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो काउंटिंग चल रही है तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलते जाओ। सर एक बार 5 यस सर।
हाँ सर 5 5 आएगा। हाँ जो बच्चा लिख कर रहा है ना उसको तो समझ में आ गया। 7 नहीं आएंगे भी, 5 ही आएंगे अब। ऐसा नहीं कि बढ़ता जाएगा, अब काउंट कर लो 5 आएंगे अब उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, और 12 तो तुम्हें पता है एक ही केस होगा, 6 वाला, और तो कोई केस ही नहीं आएगा। तो लिख कर देख लो, ऐसे नहीं कि मतलब ये काउंटिंग देख रहे हो तुम 1 2 3 4 5 ही चल रहा है तो 6 के बाद 7 ही आएगा। लिख कर भी देखो भाई आ भी रहे नहीं आ रहे। अब इन सबका सम बेशक से करके देख लो, हमेशा क्या आएगा, इन सबका सम 1 आएगा। अगर नहीं आ रहा तो तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, मतलब करके देख लो। ऐसे कर लो सम, देखो मैं तो ऐसे काउंटिंग कर लूंगा। 10 ये हो गया तुम्हारा, 20 ये हो गया, 25 30 ये हो गया, 35 और एक 36 बाई 36 तुम्हारा 1। ठीक है, तो हमने मतलब ये मैंने इसलिए चेक करा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि पेपर में अगर आप कर रहे हो और आपको चेक करना है कि आप ठीक भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो पहली बात तो सम बनाना चाहिए। पर सम बनाने का मतलब ये गारंटी नहीं है पक्का कि आप ठीक ही कर रहे हो। ये तो जस्ट एक थोड़ा सा हिंट है कि हाँ आपने ठीक, मोस्ट प्रोबेबली आपने ठीक ही करा है। अगर वन सम नहीं आ रहा इन सब की प्रोबेबिलिटीज का, तो पक्का गारंटीड रॉन्ग है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपने हर रैंडम वेरिएबल के लिए, रैंडम वेरिएबल का मतलब यही है कि आपने वो सारी जो पॉसिबल वैल्यू थी जो हो सकती थी, कि सम क्या क्या आ सकता है जब 2 डाई थ्रू करेंगे, वो सारी लिस्ट कर दी। उन सब में कुछ कॉमन भी नहीं है, मतलब 2 सम आना और 3 सम आने में कोई फेवरेबल आउटकम या कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो मतलब इंडिविजुअली सभी का प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है जो हो सकता है। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो सारी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो मैं बता रहा था टॉपिक, यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर हो गया? बताओ कि कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? यस क्लियर सर। हो गया? अब आएगा इसी के आगे, अब नेक्स्ट है इसी के आगे मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑन 2 डाइस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या पहले वेरिएंस निकाल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह, एंड वेरिएंस। अब पहले ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने लिखा है, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन बोल दो, एवरेज बोल दो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, मीन मीन बोल दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दो, या एवरेज बोल दो। मीन और एवरेज तो तुमने सुना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थिंक पहली बार सुन रहे हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, मीन या एवरेज की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लिखा है तो भी सेम बात बोल रहे हो। अब इसका मतलब क्या है? मीन और एवरेज तो तुम्हें पता है कि मीन और एवरेज का मतलब क्या है। तो मीन और एवरेज का मतलब हम ये कह रहे हैं कि कभी सम 2 आ रहा है, कभी सम 3 आ रहा है, कभी सम 4 आ रहा है, कभी सम 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन एवरेज सम कितना आ रहा होगा ये कैसे बताएं? तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, या मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? अब मीन या एवरेज जो होते हैं आपको पता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एवरेज कितना आएगा सम, ये बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जो अब आंसर आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन या एवरेज का, वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, और नेगेटिव में भी जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब जो मैं निकाल रहा हूँ मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, वो तो हम ये कह रहे हैं कि अब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हमने सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि भाई मिनिमम 2 सम हो सकता था, मैक्सिमम 12 तक जा सकता था। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एवरेज कितने आता है, एवरेज जो सम होगा वो कितना आएगा, तो ये निकालना चाह रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को EX लिखते हैं सिंबल, इसका मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम। इसको आप मीन बोल दो, एवरेज बोल दो, जो मैंने बोला एक ही बात है। ध्यान रखना, मीन एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू एक ही बात है। और EX करके लिखते हैं, ई लिख देते हैं और ब्रैकेट में एक्स। कुछ कुछ जैसे फंक्शन लिखते हैं ना, फंक्शन में हम लिखते थे FX लिखते हैं, PX लिखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, वैसे ही लिखा हुआ है। और इसका फॉर्मूला है, समेशन PI XI। अब PI क्या XI क्या है? ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी है तुमने, इसी को मैंने बोल दिया PI, और ये जो रैंडम वेरिएबल X लिखा है इसी को बोल दिया XI। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या आएगा? और मल्टीप्लाई करके क्या करना है? ऐड करना है।
चलो मल्टीप्लाई करते हैं, या एक्स है। बताओ पहला क्या आएगा, 2। अच्छा मैं डिवाइड में नहीं लिख रहा, डिवाइड में सबके 36 ही आएगा, चलो लिख देता हूँ 2/36। नेक्स्ट क्या आएगा 6/36, फिर 12/36, फिर 20/36, फिर आएगा 30/36। मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, 42/36, 40/36, 36/36, फिर आएगा 30/36, 22/36 और 12/36। ऐड करेगा कोई, बताएगा जल्दी से क्या आ रहा है इसका आंसर। इन सबको ऐड कर दो भाई, कितना आ रहा है 2 4 10 252/36 आ रहा है। मेरा भी यही आ रहा है 252/36। बिल्कुल ठीक है बेटा, 252/36 ये आपका आ गया पी आई एक्स आई, मतलब समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइम्स रैंडम वेरिएबल आ गया 252/36। तो ये करके कितना आएगा 252/36 डिवाइड हो जाएगा क्यों पूरा 12 के टेबल से हो रहा है। हाँ 12 3 जा 12 2 जा और 1 कितना आ गया 21/3 7 आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो एवरेज सम आएगा, एवरेज जितने भी, मतलब मैं गेम खेलूंगा ऐसे, मतलब मान लो मैं कहीं पे जाता हूँ और मुझे कोई ये गेम खिलाता है कि भाई आप 2 डाई थ्रो करो और आपका जो सम आएगा वो नोट डाउन करते जाओ, तो जो एवरेज होगा, एवरेज नंबर ऑफ जो सम आ रहे होंगे मेरे, वो क्या आ रहे होंगे 7 आ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये तरीका हो गया एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का। क्लियर। तो अगर मान लो मैं ये वाला गेम खेलूं, बार बार डाई को थ्रो करूं और सम निकालूं कि कितना आता है, तो आप एक काम करना, घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, तो 30 टाइम डाई को थ्रो करना। ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज निकालना है तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बड़ा होना चाहिए, तभी आपका आंसर एवरेज के आसपास आएगा। तो 30 टाइम डाई को थ्रो करना और डाई थ्रो कर करके जो सम आता है उसको नोट डाउन करते जाना। उन सभी का सम करके डिवाइड बाय 30 भी कर देना, क्योंकि 30 बार थ्रो करा आपने, तो आपको एवरेज पता लग जाएगा, रफली 7 के आसपास ही आएगा। मतलब हो सकता है 7 ही आ जाए और हो सकता है 7 एग्जैक्टली ना आए, 7 के आसपास सर आए। 7 नहीं आ रहा है, प्रॉपर 7। किस चीज का प्रॉपर 7 है? तो तुमने डाई थ्रो भी कर लिए, यस सर। कितनी बार थ्रो कर लिए भाई? डाई कितनी बार थ्रो करे तुमने? हाँ बताओ तो सही भाई, डाई कितनी बार थ्रो करे, मतलब एक बार करा, 2 बार, कितनी बार थ्रो करे? कहाँ गया भाई डाई वाला बच्चा जिससे डाई थ्रो करे? तो अब तुम सोच रहे हो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता होगा, समझ में आ रहा है कहाँ इसका एप्लीकेशन यूज करते होंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला? जितने भी कैसीनो बिजनेस होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं, वहां पर सारी जगह पे ये यूज होता है। प्रोबेबिलिटी हो गया, तुम्हारा स्टैट्स हो गया। जैसे एक गेम बताता हूँ एग्जांपल, मान लो तुमने डाई इज थ्रोन। अच्छा हमने अभी इसका वेरिएंस नहीं निकाला, पहले वेरिएंस भी निकाल देते हैं। चलो वो वेरिएंस वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि वेरिएंस निकालते कैसे। देखो पहले वेरिएंस को लिखते कैसे, ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी स्टैट्स में पढ़ा होगा आपने, ऐसे लिख देते हैं वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसी का रूट होता है, उसमें बस ऐसे लिख देते हैं, और वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो वेरिएंस का क्या होता है, जो भी आपका वेरिएंस आएगा उसका रूट होता है। तो अगर वेरिएंस पूछ लेता है, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है, एक ही चीज पूछता है, क्योंकि दूसरा तो उसका रूट होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स जो आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका होल स्क्वायर। ये लिख लो फॉर्मूला, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ अविनाश बेटा प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है, कोई न्यू चैप्टर नहीं है।
हाँ सिमरन ठीक है, मुझे लगा डाई थ्रो करें तुमने, वो तो आ ही गया था। ठीक है, पी आई एक्स आई का सम करा 256 और डिवाइड बाय, मैंने भी वही किया था 252, 252 डिवाइड बाय 36 करके, हाँ 7 ही आ रहा था। अविनाश क्लियर है बेटा? वही चैप्टर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी कुछ अलग नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ मैं। सब वेरिएंस रिपीट करवा दो। हाँ वेरिएंस रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा मैंने ये लिखा है सिर्फ ई एक्स स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो। वेरिएंस का फॉर्मूला है ई एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम लिखते थे ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो आपका मीन या एवरेज होता है। अब यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है, मीन का स्क्वायर लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। क्या लिखा था? पी आई एक्स आई का समेशन हमारा ई एक्स था और आप उसका होल स्क्वायर क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखे? ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर में कैसे लिखेंगे? जब आप ई एक्स लिखते थे तो लिखते थे पी आई एक्स आई का समेशन, तो जब ई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा? समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर ही तो लिखोगे। क्लियर है? जैसे आपका एक फंक्शन है ई एक्स आपका क्या है? समेशन पी आई एक्स आई। तो जब यहाँ पर x था तो आपने एक्स आई लिखा, अब आप लिख रहे हो ई एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर लिखोगे ना। समझ में आया? यस अब आ गया। हाँ, तो ये फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। तो ये फॉर्मूला लिख लो। सर तो पहले आपने लिखा, दोबारा बताओ। ये सर एक बार बता दो। वेरिएंस नो। ये सर यही बता दो। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला समझ में आ गया? ई एक्स क्या है? नो सर। अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी नहीं आया, कहाँ पे हो फिर तुम यार? सर थोड़ी लेट ज्वाइन हुई है सर। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने बोला, एक्सपेक्टेड वैल्यू या सम। अच्छा स्टार्टिंग से नहीं आया होगा फिर तो तुम्हें रैंडम वेरिएबल वगैरह सब। यस हाँ सर। तो फिर तो रुक जाओ यार, फिर तो रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर समझा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो मैंने फॉर्मूला बोला वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला लिखा था समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये लिख लो फॉर्मूला। अभी एक एग्जांपल दूंगा एक और, उसमें सारी चीजें बातें दोबारा रिपीट कर दूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, आ जाएगा समझ में। यस सर। करें। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट्स से दोबारा ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस in number of sixes in three tosses of a die। आपने क्या करा? एक डाई को 3 बार टॉस करा तो उसमें 216 केसेस आएंगे, 6 का क्यूब। और उसमें आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए, मतलब 6 कितनी बार आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है हर डाई के ऊपर। तो नंबर ऑफ सिक्सेस 3 बार डाई थ्रो करने पे कितना आएगा? जैसे हम कभी कोई लूडो वगैरह खेलते हैं तो बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है पहली बार फेंका 6 आ गया, दूसरी बार फेंका फिर दोबारा 6 आ गया और तीसरी बार भी 6 आ गया। ये तो बहुत रेयरली होता है। 2 बार तो कई बार आ जाता है, 3 बार तो बहुत रेयरली होता है। तो ये कह रहा है कि लेकिन जो जो हो सकता है 3 बार टॉस करने पर जितने भी सिक्सेस आ सकते हैं उन सभी केसेस का प्रोबेबिलिटी क्या लिखो? डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। अब जब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो उससे पहले आता है रैंडम वेरिएबल, जो मैंने पहली बार समझाया था। तो जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा सुन लो। रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं और रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो जो पॉसिबल हो सकता है वो सब लिख दो वैल्यूज उसको। तो आप निकाल किसके लिए रहे हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ सिक्सेस। कितने टॉसेस में? 3 में। तो 3 टॉसेस में नंबर ऑफ सिक्सेस मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो जो हो सकते हैं वो सब लिख दो। हाँ तो बेटा जिसने लेट ज्वाइन करा वो आप ही बताओ, एक्स की वैल्यू बेटा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? भाई जब आप 3 टॉस करोगे, 3 बार डाई को थ्रो करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ 6 कितनी बार हो सकता है? 0 बार। मतलब एक ऐसा हो सकता है एक बार भी ना आए 3 में से। फिर क्या हो सकता है? 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए और 3 बार। ये ठीक है? बोलो भी, समझ में आया अविनाश? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा? जो हम फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, उसकी जो जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है असाइन, वो सब असाइन कर दी।
कि नंबर ऑफ 6 भाई 3 बार में से हो सकता है एक बार भी ना आए, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकते हैं, और तीनों की तीनों 6 आ जाए तीनों टॉस में, वो बहुत रेयर केस है। अब क्या लिखेंगे, x लिखने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम भाई फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब हम जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे कोई पर्टिकुलर उसके लिए, केस के लिए। अब क्या कर रहे हैं, जो पॉसिबल है उन सभी के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हैं कि भाई इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए इतनी होगी, इसके लिए इतनी होगी। तो नंबर ऑफ सिक्सेस 3 बार में से एक बार हो सकता है, 2 बार, 3 बार, और ऐसा भी हो सकता है एक बार भी ना आए। तो 0 1 2 3 ये आपका रैंडम वेरिएबल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप पहला लिख रहे हो कि x0 का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। x0 का मतलब आप ये कह रहे हो 3 बार टॉस करा डाई, एक बार भी 6 नहीं आया, एक बार भी 6 नहीं आया, मतलब पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं। तो मुझे बताओ इसमें, पहले तो ये बताओ, ये जो 3 टॉस हम कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है? है सर। बेटा सभी को बात क्लियर है कि इंडिपेंडेंट क्यों है ये? भाई क्योंकि जब मैं डाई थ्रो करूंगा या कॉइन टॉस करूंगा, और मैंने बताया था पहले पर क्या आया दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, फिर दूसरे पे क्या है पहले पे क्या है तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कह रहे हो पहले पर ना आए, पहले पर नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बता दो। पहले पे आपका नॉट सक्सेस मतलब नहीं आए, दूसरे पर भी आप मना कर रहे हो नहीं आए, और तीसरे पर भी मना कर रहे हो आप नहीं आए। क्या एक काम करता हूँ, एन की जगह पी, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, और लिख देता हूँ नीचे पी मान रहे हम सक्सेस और क्यू मान रहा हूँ फेलियर या नॉट सक्सेस। तो मैं, और ये एक बार का इवेंट का ले रहा हूँ मैं। तो जब मैंने डाई थ्रो करा और मैं कह रहा हूँ 6 ना आए पहले वाले पर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्यू लिख देता हूँ कि नहीं आया पहली बार में, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया। अच्छा तो मुझे इसकी वैल्यूज बता दो भाई, कितनी कितनी होगी, क्या क्या लिखूं बताओ। पहली बार आपने टॉस करा, आप कह रहे हो डाई पर 6 आया ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस बात की? सर इसकी क्या 5/6 नहीं होगी? 5 फिर by 5/6। 6 yes sir। ठीक है, थोड़ा सा बोलो यार, गलत बोलोगे तो पता तो लगेगा तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो 5/6 5/6 5/6 भाई पहली बार में भी नहीं आया, सेकंड टाइम भी नहीं, और थर्ड टाइम भी नहीं, क्योंकि आने की 1/6 है और नहीं आने की 5/6 है। तो समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? yes sir। यस सर। ठीक है, अब दूसरी बार में बताओ। अब आप बोल रहे हो x1, ये आ गया सॉल्व करके 125/216। ठीक है, अब आते हैं, आप कह रहे हो एक बार 6 आ जाए। अब एक बार 6 में, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना कि पहली बार में आया है, दूसरी वाली बार में आया या तीसरी वाली बार में, तो अब ये तो पता ही नहीं। तो आपने क्या करा, एक बार मान लिया पहले पर ही आ गया और बाकी दोनों पे नहीं आया, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? याद है आपको, मैंने परम्यूटेशन के लिए बताया था कि अगर पी क्यू क्यू को अरेंज करना है तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 over डिवाइड बाय 2 जो रिपीटेशन, factorial 2 फैक्टोरियल, yes sir। सॉल्व करके 3 आएगा, तो इसको सॉल्व करके 3 आएगा, तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऐसे तो मुझे दिख भी रहा है कैसे, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पहले पर आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर नहीं आया दूसरे पर आ गया, तीसरे पर भी नहीं आया, और ऐसा भी हो सकता है पहले 2 पर नहीं आया तीसरे पर आ गया, तो वो आंसर तो सेम ही आएंगे, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग प्लस करने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, yes sir। ठीक है, तो फिर बता दो क्या लिखूँ। तो इंटू इंटू अगर मैं इंटू 3 कर रहा हूँ, तो इंटू 3 कर रहा हूँ, और इनकी प्रोबेबिलिटीज बता दो क्या क्या आएगी। पी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? सर 1 1/6 1 by 1/6 6 into 5 by 6 5/6 into 5 by और इंटू 6 3 into 3 yes sir। कितना आएगा भाई, कितना आएगा बता दो। 25 इंटू 3 75, 75/216 है ना। 75 over 216 yes sir। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 पर। अब आप कह रहे हो कि दो, जब 3 बार टॉस करा हमने तो 2 बार क्या आया, 6 आया, तो ऐसा हो सकता है पहली 2 बार आ गया, थर्ड बार नहीं आया होगा, और इंटू किससे कर दूं दोबारा, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, याद है, क्योंकि इस बार 2 पी सेम yes है, sir 2 तो factorial। ये भी 3 ही आएगा, ये भी 3 आएगा, तो इसका आंसर भी कितना yes आएगा, 1/6 so 1 by 6 1/6 into 1 by 6 into 5 by 6 into 3 मेडिकल, इस बार आएगा 15/216। और yes sir। लास्ट आप कह रहे हो हर बारी 6 आ गया, तो ये तो एक ही आउटकम बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 वो तो एक ही आउटकम होगा,
1/6, 1/6 1 और by सिर्फ 6, 1/6, 1 by 6, तो इसकी 1 over प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 260. तो अब समझ में आया, जो लूडो का डाई हम खेल मतलब वो लूडो वाला गेम खेलते थे उसमें एक बार थ्रो करा क्या आ गया तुम्हारा 6 आ गया, दूसरी बार थ्रो करा 6 आ जाता था, हम खुश हो जाते थे। और फिर जब तीसरी बार करते थे तो बहुत ही कोई रेयर ऐसा कभी आउटकम तुम्हें याद आ रहा होगा कि तीनों बार 6 आता था। उसका रीजन यही है कि 216 में से एक बार ऐसा होता है कभी रेयरली कि भाई आपके तीनों के तीनों 6 आ जाए, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब आता है ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर मैंने एक चीज लास्ट में बोली, इन सभी प्रोबेबिलिटीज जो मैंने लिखी है पीएक्स, इन सभी का सम करके देख लो, हमेशा 1 आएगा। तो सबसे पहले 125 में 75 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 216 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करते जाओ। 125 प्लस 75 कितना हो गया 200। फिर नेक्स्ट है Yes, sir. 215 और 1 करोगे 216, तो 216 डिवाइड बाय 216 तुम्हारा 1 ही आ रहा है। ठीक है भाई सभी को? Yes, sir. तो ये तो मैं कह रहा हूँ कोई ये पूछेगा नहीं तुम्हारे से, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब ये तो याद रखना है कि भाई क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने आंसर लिखे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। तो चेकिंग मतलब अगर आपका 1 आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ठीक ही लिखा है, लेकिन अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब पक्का गड़बड़ है, क्योंकि 1 आएगा हमेशा। क्यों? उसका रीजन ये, जो जो पॉसिबल था, मतलब एक भी 6 ना आए ये पॉसिबल था, एक 6 आ जाए वो पॉसिबल था, 2 6 जाए और 3, तो भाई इसके अलावा तो कोई आउटकम ऐसा बचा ही नहीं ना जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने मिस कर दी। तो अगर और इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं है, कॉमन मतलब अगर कॉमन होता तो आंसर हो सकता है ज्यादा आ जाता, क्योंकि हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं, किसी एक आउटकम में दूसरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी को भी काउंट कर रहे हैं, तो वो ऐसा भी नहीं करा हमने। तो इन सभी का सम जो होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। अब अगर यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं क्या, ऑल्सो, जो मैंने अभी बताया था, ऑल्सो फाइंड, क्या बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस एंड वेरिएंस। वेरिएंस भी फाइंड करना और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी। तो मैंने अभी कुछ बताया था ऊपर कि मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि ज्यादातर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही लिखा होगा। ये तीनों एक ही बात है, मीन लिख दो, एवरेज लिख दो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके लिए, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो इसका मतलब क्या, आप ऐसे सोचो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने 3 बार टॉस करा डाई का, तो एवरेज नंबर ऑफ 6 कितनी बार आता है 3 में से। ठीक है, ये जानना चाह रहा हूँ। अब इसको देखकर तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता कि भाई एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस एक बार आ रहा होगा, 1.5 आ रहा होगा, 2 आ रहे होंगे, 0.2 आ रहा होगा, कितने आ रहे हैं ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा देखकर। उसका रीजन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो अलग अलग है भाई, 3 जो 6 आने बहुत रेयर केस है, एक आना थोड़ा ज्यादा मतलब लाइकली आउटकम है, एक भी 6 ना आए ये तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एवरेज जो होगा वो 6 कितनी बार आएगा, 0 1 2 3 या 1.5 या 1.2 टाइम्स एवरेज कितना आ रहा है ये पता नहीं लग रहा देखकर। तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया इसका। तो अभी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का भाई फॉर्मूला बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज का ई एक्स ऐसे लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने पी आई एक्स आई। और मैंने कहा था ये जो पी आई होता है ये आपका पी एक्स होता है, और ये जो आप एक्स आई लिख रहे हो ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आंसर आए हैं आपके, इनको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स आपका एक्स आई है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 थी, पी आई आपका पी एक्स है, जो प्रोबेबिलिटी आपने लिखी थी क्या लिखी थी 75/216, फिर लिखा था नहीं पहले थी 125 ना, पहली कितनी थी भाई प्रोबेबिलिटी 125 थी। Yes, sir. पहली प्रोबेबिलिटी थी 125/216, फिर थी 75/216, फिर थी 15/216 और 1/216। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 0 आएगा, 75/216, 30/216 और 3/216। इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये जो आंसर आएगा ऐड करके यही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। कितनी आएगी भी, ऐड कर दो, So कितना आ गया, 108 over 216. कितना आंसर आ गया, यानी कि 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हाफ है। इस हाफ का मतलब समझते हो, दैट मीन्स एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स
6 appears in 3 tosses of die is half। समझ आए भाई? अगर आप 3 बार टॉस करोगे डाई का और उसमें मैं कह रहा हूँ 6 कितनी बार आता है एवरेज, तो वो एवरेज पता है कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। अब तुम कहोगे सर हाफ कैसे आ जाएगा? या तो 1 आ रहा होगा 6, या 2 आ रहा होगा, या 1 भी नहीं आ रहा होगा, या 3 आ रहे होंगे। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज समझते हो कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है, मान लो मैं गेम खेलने गया ये कहीं पर कैसीनो में, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप 3 डाई थ्रो करो और आप अगर 2 बार भी, 1 बार भी 6 ले आते हो, 3 में से 3 बार थ्रो करना है, और उन्होंने कहा कि अगर आप 1 बार भी 6 ले आते हो तो आपको डबल मनी मिलेगा, नहीं तो सारा का सारा पैसा आप हार जाओगे। तो बताओ वो गेम मेरे फेवर में है या नहीं है फेवर में? सर है भी और है भी नहीं, मतलब 50-50 चांसेस है कि आप ला भी सकते हो और ला भी नहीं सकते हो। गलत है, गलत है, गलत है। मेरे फेवर में है ही नहीं वो, उनके फेवर में। बताऊं क्यों? मैंने एवरेज अभी अभी कैलकुलेशन मैथ्स निकाल के भाई मैंने ये कर लिया ना कि एवरेज जो सिक्सेस आएंगे वो हाफ आएंगे। हाफ का मतलब पता है क्या है? मान लो मैं गेम खेलने गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं हाफ का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे। मान लो मैं एक दिन गेम खेलने जाता हूँ ये वाला, और वहां पर मैंने क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि 3 बार डाई थ्रो करो और आप 1 6 ले आओ। मतलब उन्होंने ये बोला ही नहीं कि कितने लेके आओ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने 3 डाई थ्रो करे और मेरे पता कितने 6 निकले? 2 बार 6 निकल गए। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, अब एक और बार डाई थ्रो करा, 3 के 3, अब एक बार भी 6 नहीं निकला। फिर एक और बार डाई थ्रो करा तीनों का, फिर भी एक बार भी 6 नहीं निकला। फिर एक और बार 3 का थ्रो करा, 4 बार खेला मैंने ये गेम, और 4 में से पहली बार में 2 निकले थे, बाकी कभी निकले ही नहीं। एक बार भी 6 नहीं निकला। तो टोटल 6 कितने निकले मेरे? 2 निकले। कितने में से? कितने में से भाई? कितनी बार गेम खेला मैंने? 4 बार। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 बाय क्या आएगा? 2/4 आएगा ना। समझ में आया? तो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया भाई? 4 बार करा ये एक्सपेरिमेंट, उसमें से मेरे 6 कितने निकले? टोटल 2 ही निकले। तो एवरेज कितने निकले? 6। मतलब हर पर गेम अगर मैं एवरेज निकालूं तो हाफ ही तो आया। आई बात समझ में? बोलो भाई, दोबारा बताऊं? यस बोलो भाई, सर। दोबारा बताऊं? ये बात नहीं आई समझ में जो मैंने बोली एवरेज वाली? सर ये तो आगे पर ये हाफ वाली। हाफ वाली तो बताइए, और क्या बताइए मैंने? हाफ वाले की तो एग्जांपल दिया, एग्जांपल दे देता हूं दोबारा। एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस अपीयर इन 3 टॉसेस ऑफ अ डाई। इसका मतलब है अगर ये एक्सपेरिमेंट आप मान लो 3 या 4 बार करते हो, क्योंकि एवरेज में ये तो नहीं बताते ना कितनी बार करते हैं। एवरेज का तो फॉर्मूला ये होता है कितनी बार हुआ आउट ऑफ कितने नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मैंने पहली बार ये गेम खेला, मैंने पहली बार 3 डाई थ्रो करे भाई, मैंने 3 डाई थ्रो करे और मेरे नंबर ऑफ 6 निकला, एक बार निकल गया, 3 में से एक बार निकला। दूसरी बार गेम खेला मैंने यही वाला, अब कितने निकले नंबर ऑफ 6? एक बार भी नहीं निकला। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे एवरेज नंबर ऑफ 6 कितनी बार आए? तो मैं कहूंगा आधे बार आए ना, मतलब हाफ आया ना। कैसे? इसमें एक आया और इसमें एक भी नहीं आया, तो टोटल कितनी बार आए मेरे? 6। एक बार आया। कितनी बार में से? कितनी बार में से? एक्सपेरिमेंट मैंने कितनी बार करा? एक्सपेरिमेंट 2 बार करा मैंने। समझ में आया? या अभी भी नहीं आया भाई? यस। एक्सपेरिमेंट मैंने 2 बार करा, और मैं कहूंगा मेरे 6 कितनी बार निकले? 3 बार में से एक ही बार निकला। तो पर एक्सपेरिमेंट में ये कहूंगा ना मेरा 6 कितनी बार आए? हाफ बार आए। आया समझ में? मतलब एग्जैक्टली हाफ तो कभी एक बार में तो नहीं होगा, कभी एक बार हो रहा होगा, कभी एक बार में नहीं आ रहा होगा, तो वो हाफ आ गया एवरेज। समझ में आई बात? नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो अब ये मैं बिना मैथ्स के, मतलब ये जो बिना फॉर्मूले के, ये मैं बता ही नहीं सकता था। तो अब मान लो कहीं पे कैसीनो में अगर मैं जाता हूँ तो वो कैसीनो वाले क्या करते हैं, गेम जो होता है ना वो ऐसे डिजाइन करते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव लगे। मतलब ऐसा लगे कि जो भी खेलेगा उसको ये ना लगे कि यार पक्का हम हारेंगे, उसको लगे कि थोड़ा सा इल्यूजन हो। इल्यूजन क्या हो? इल्यूजन मतलब उसको लगे ऐसा कि मैं जीत जाऊंगा। जैसे वो मुझे क्या कहेंगे, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखा दिया यहाँ पर, 3 बार डाई थ्रो अगर आप करते हो तो उसमें एवरेज जो आपके सिक्सेस निकलेंगे वो आधे बार है, मतलब 1/2 6 निकलने के चांसेस हैं आपके एवरेज। तो अगर एवरेज 1/2 सिक्सेस निकलेंगे आपके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ही दिन जाते हो और एक बार गेम खेलते हो,
तो आपने 3 डाई थ्रो करे एक साथ और आपका मान लो 6 आ गया, तो आपको जो कैसीनो वाले ऑफर कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है, सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार एक बार ही तो 6 निकालना है, तो ऐसा लग रहा है यार मैं जीत ही जाऊंगा क्योंकि 3 बार थ्रो करूंगा मैं और 3 में से एक बार तो आ ही जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे फेवर में है। तो मुझे लग रहा है कि मैं 10 बार ऐसा गेम खेलूंगा तो 10 में से मैं ज्यादा बार जीतूंगा, जबकि उल्टा है, जबकि उनके फेवर में है गेम। तो अब वो आप कह रहे हो कि आपको लग रहा है कि 6 मैं कम से कम एक बार तो निकाल ही दूंगा और कई बार तो ज्यादा बार निकाल दूंगा, लेकिन उन्होंने पहले से मैथ्स कैलकुलेशन कर रखी है, उनको पता है कि एवरेज जो 6 निकलेंगे जब हम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं आधी बार निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज गेम खेलते हो एक बार तो आपका मान लो एक 6 निकला 3 में से, अगले दिन आते हो आप तो आपका एक भी 6 नहीं निकलेगा तीनों में से, तो आपका एवरेज कितना बैठा, आधा ही बैठा। इसका मतलब अगर ये 30 बार गेम खेलोगे 30 बार तो आपका 15 बार 6 निकलने के चांसेस है एवरेज। बात समझ आ गई अब? यस सर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार एक्सपेरिमेंट करो और एक 6 निकाल दो, तो एवरेज तो हाफ है, और वो कह रहे हैं एक 6 निकाल दो 3 में से, तो आपके फेवर में ही नहीं गेम। बात समझ आ गई बात? कह रहे यस सर। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि एक ए पर्सन खेलने गया गेम, उसने कितने 6 निकाल दिए, लेट से 2 6 निकाल दिए 3 में से, फिर बी वाला पर्सन जाता है खेलने, मतलब वो तो जीत गया, ये वाला तो जीत गया, मनी डबल हो गया उसकी मनी, ठीक है, क्योंकि एक या एक से ज्यादा 6 निकालोगे तो डबल मनी मिल जाएगा। अब बी वाला गेम खेलने गया, उसने क्या करा, तीनों की तीनों 6 निकाल दी, वो बहुत लकी था, कोई बात नहीं, वो कैसीनो वाले कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मैथ्स कर रखा है, उनको ये पता है कि भाई एवरेज जो होगा ना वो आधा ही आएगा। अब क्या होता है, सी वाला गेम खेलने जाता है, डी वाला जाता है, ई वाला जाता है और एफ वाला जाता है, ये 4 बंदे और गए गेम खेलने, इनके निकले 0 0 0। फिर उसके बाद ऐसी 6 बंदे और जाते हैं, उनके भी कितने निकले, किसी का भी 6 नहीं निकला। अब कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है, काउंट करो कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है, या चलो 10 कर देता हूँ, 10 कर दो, 6 और 4 कितना हो गया भाई, 10 हो गया। 10 Yep. 10 लोगों ने आकर खेल लिया गेम, तो भाई इस अब एवरेज निकाल लो कितना निकला, 5 क्या निकले आपके, 6 निकले, 5 बार 6 निकले, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करने पर, 10 बार में, तो एवरेज हाफ ही आएगा, कैसीनो को पहले से ही पता है। समझ आएगी बात? तो क्या हुआ, इन दोनों को ही तो पैसे देने पड़े, बाकी सबने तो हार हार गए ना सारे के सारे पैसे। बात क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कैसीनो में क्या होता है, लाइक जो गेम्स होते हैं वो लाइक डिजाइंड होते हैं। ठीक है, आप मतलब ये मत सोचना कि सर आप कैसीनो कई बार गए हो क्या, कितने पैसे हारे हैं आपने, आप में से कोई क्वेश्चन पूछे शायद, मैं कैसीनो कभी भी नहीं किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ज़्यादातर कैसीनो नहीं, बेसिकली ये चलता है तुम्हारा इंश्योरेंस के जो बिजनेस होते हैं। तो मैं सोचा होगा, कभी कभी सोचा है, हमारा कार का इंश्योरेंस, लेट से मैंने लाइक कार ली न्यू, तो जब कार न्यू लेते हैं उसका इंश्योरेंस लेट से ऐसा कुछ आया 13,750 रुपीज़ एक साल का, जीरो डेप वाला इंश्योरेंस होगा। मैं टाइप वाले पे नहीं जा रहा, मान लो इंश्योरेंस की मैंने अमाउंट एक साल के लिए पर ईयर के लिए पे कर दी, तो तुमने कभी ये सोचा ये अमाउंट आती कहाँ से भाई? उनको कैसे पता लगता है 13,750 ही वैल्यू निकालनी है, 14,000 क्यों नहीं बोल रहे, 13,000 क्यों नहीं कर रहे, 10,000 क्यों नहीं कर देते, या 15,000 क्यों नहीं कर देते? ये फिगर आता कहाँ से उनके पास? तो ये जो मैंने ऊपर करा है इसी से आता है। वो क्या करते हैं, एवरेज एक साल में देख लेते हैं कि इतने लोगों ने, 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था, 100 लोगों में से एवरेज वो पहले निकाल चुके हैं कि एक्सीडेंट जो करके क्लेम लेते हैं वो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स 10 सालों का रिकॉर्ड होता है उनके पास, 20 सालों का, 30 साल का रिकॉर्ड, उसमें निकाल लेते हैं कि भाई एवरेज इतने आते हैं क्लेम वाले, एवरेज निकाल लेते हैं। अब ऐसा होगा कि भाई अगले साल का कह नहीं सकते कि एवरेज उन्होंने निकाला कि 5 जने क्लेम लेने आते हैं, तो 100 में से सिर्फ 5 जने क्या करने आए, क्लेम करने आए, उनका क्लेम का एक एवरेज ले लिया कि भाई 20,000 रुपये का खर्चा आता है, किसी का 10,000 का आता है, किसी का 5,000 का, किसी का 40,000 का, ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो बड़ी गाड़ी है तो ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उन्होंने एवरेज निकाला कि पर पर्सन 5 बंदे भाई आते हैं एक साल में जो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, और उनका 40-50,000 रुपये का खर्चा है, पर पर्सन मान लिया मैंने। तो मैंने निकाल लिया भाई अगर 5 बंदे क्लेम करने आते हैं, 40,000 का खर्चा, तो 5 इंटू 40 2 लाख रुपये हो गए, और 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो 2 लाख रुपए तो मुझे 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराने हैं, क्योंकि सबसे मैं इंश्योरेंस का पैसा लूंगा, मतलब वो इंश्योरेंस लूंगा। तो भाई 2 लाख रुपए का मेरा टोटल खर्चा है, जिसमें मुझे ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा, और उसको 100 लोगों पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने कर दिया। तो 100 लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट कराए तो हर एक बंदे को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, 2-2 हज़ार रुपये,
भाई 2 लाख रुपए 100 बंदों पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो सर 2-2 हज़ार रुपए बनेगा, है ना? यस 2-2 हज़ार रुपए, पर मैं 2 हज़ार रुपए लूंगा तो फिर मुझे ना तो नुकसान होगा उस कंपनी को, ना ही फायदा होगा। तो वो क्या करते हैं, 3 हज़ार रुपए या 4 हज़ार रुपए रख देते हैं। अब 3-4 क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि किसी साल ज़्यादा भी हो सकता है क्लेम आ जाए, तो वो डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं अपना, कि भाई 3 गुना रख दिया, डबल रख दिया, ऐसे रखते हैं कि भाई जितना भी खराब सिचुएशन हो, मतलब कभी-कभी किसी साल में बहुत ज़्यादा लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, तब भी किसी साल उसको नुकसान ना हो, ऐसा रखते हैं। अब अगर मान लो 4 हज़ार रुपए रखते हैं, 4 हज़ार रुपए भी रखते हैं, तो मान लो खर्चा होता है एवरेज, अगर नुकसान होता है तो 40 हज़ार का, और 40 हज़ार रुपए के पे क्या हुआ, हर पर्सन को इंश्योरेंस मिल गया कि सिर्फ 4 हज़ार रुपए दो और आपका 40 हज़ार का, मतलब अगर खर्चा एवरेज गाड़ी लाइक कहीं पे एक्सीडेंट होता है, कुछ भी बात होती है, तो 40 हज़ार रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा, कम से कम इतना आएगा एवरेज। तो फिर मैं 4 हज़ार रुपए देकर तो पूरे साल के लिए कम से कम क्या हो जाऊंगा, इंश्योर्ड हो जाऊंगा, तो हर कोई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर ये सब वही प्रोबेबिलिटी स्टैट्स। हाँ बेटा बोलो अविनाश। सर गलती से हुआ था सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, सभी को आ गया समझ में भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? बताओ भी यस सर। बताओ। ठीक है ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज मीन कैसे निकलता है और इसका मीनिंग क्या है, सभी को क्लियर है? यस सर। और मैंने इससे पहले एक और बात बोली थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी तो भाई 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 भी हो सकती थी एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि भाई 6 कितनी बार एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी 1 से बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी वाला लॉजिक मत लगाने बैठ जाना कि हमारा आंसर, वैसे तो मेरा हाफ आया, हाफ तो 0 और 1 के बीच में ही आता है, इसका आंसर 4 भी आ सकता था, इसका आंसर -18 भी आ सकता था, इसका आंसर -1.28 भी आ सकता था, 3.72 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। समझो की बात? क्या? यस सर अब आता है लास्ट, जो टॉपिक बोल रहा था मैं, वेरिएंस कैसे निकलता है। अब आता है वेरिएंस कैसे निकलता है। वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिखा था e(x²) - e(x का भी होल स्क्वायर। तो e(x) आपने कैसे लिखा था, आपने लिखा था pi(xi) और आप इसका होल स्क्वायर माइनस कर दो, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है, क्योंकि वो तो निकाल चुके हो आप, उसी का स्क्वायर माइनस कर दो। लेकिन ये कैसे निकालोगे, e(x²) ब्रैकेट में जो x² है इसको ऐसे निकालते हैं, जब आपका ex लिखा होता है तो आप लिखते हो pi(xi) समेशन, तो यहाँ पे लिखोगे pi(xi) का स्क्वायर का समेशन, बस क्लियर है? इसमें जो मैंने स्क्वायर लिखा बेटा वो xi का स्क्वायर है और pi से मल्टीप्लाई करा है और फिर समेशन करा है, मतलब, और दूसरी बार में क्या करा है, pi(xi) का समेशन किया और फिर पूरे का होल स्क्वायर करा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस देखो कैसे आया, यहाँ पे निकाल ही देता हूँ। pi(xi) का स्क्वायर कोई बताएगा जल्दी से क्या क्या आएगा? पहले तो xi का स्क्वायर ही लिख दो यार, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। अब उनकी प्रोबेबिलिटी जो थी उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ इसे, तो pi(xi) का स्क्वायर आता जाएगा 0, 75/216 ही रहेगा, 60 हो जाएगा ये, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9/216, और इनका टोटल कर लो, तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका समेशन pi(xi) का स्क्वायर। क्लियर है भाई? जो कि कितना आ गया कोई बताएगा? 75 60 हो गया हमारे 135, 135 और 9 कितना हो गया 144। ठीक है भाई, बोलो भाई सभी को क्लियर? बस ये फॉर्मूले पुट कर दो, खत्म। तो 144/216 माइनस मीन कितना था याद है किसी को? मीन आया था सॉल्व करके, दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, हाफ आया था, कर चुके हैं पहले से। तो बस हाफ का होल स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका वेरिएंस आ जाएगा। और फिर आपको अगर कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ तो जो आंसर आएगा उसका रूट कर देना। बोलो भाई क्लियर है सभी को? यस सर तो ये आपका हो गया मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज एक ही बात है, और फिर वेरिएंस के साथ ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। क्वेश्चन तो नहीं पूछते ऐसे, बट फिर भी पता होना चाहिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ऐसा होता है, ऐसे मान के चलो, मैंने शायद बताया हो तुम्हें कभी, मान लो क्रिकेट में एक दो प्लेयर ले लेते हैं, भाई विराट कोहली है और दूसरा कौन सा ले उसकी टक्कर का, जिसका धोनी। क्या
सर धोनी सर। धोनी ले लेते, चलो दोनों का जो एवरेज है 2020 का ले लेते हैं, वो लेट्स से है भाई इसका है 32, उसका है 36, ठीक है, चलो ऐसा ले लिया, ठीक है, 2020 का लिया मैंने, ठीक है, एवरेज लिया है मैंने। अब इस एवरेज को देखकर मान लो मुझे नेक्स्ट मैच के लिए भाई फाइनल चल रहा है, धोनी मान लो विकेट कीपर नहीं है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं किसी और भी विकेट कीपर बना सकता हूँ। तो इन दोनों में से लेट्स से नॉर्मल प्लेयर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं, कोई कैप्टन भी नहीं है कि भाई कंपलसरी खिलाना ही है, तो एज ए नॉर्मल में टीम में बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से मुझे एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, अब वो फाइनल मैच है और मैंने इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया? वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डेविएशन रूट करके निकलता है और वेरिएंस बस उसका स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो निकाला मैंने, इसका आता है 7.6 और धोनी का आता है भाई 2.1। और मुझे कहा गया कि भाई फाइनल मैच में ऐसे बैट्समैन को खिलाना है, इन दोनों में से एक ही को खिलाना है, और कहा गया ऐसे वाले को खिलाना है जो कंसिस्टेंट हो। मतलब मुझे एवरेज देखकर क्या दिखाई दे रहा है, या चलो उल्टा कर देता हूँ, इसका है 42। हाँ, तो एवरेज देखकर ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को खिलाना चाहिए ना, तो ये डिसीजन मेरा रॉन्ग हो सकता है। कैसे रॉन्ग हो सकता है? आपको लग रहा है सर 42 वाला एवरेज है, उसी को खिलाना चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है भाई, मैंने देखा धोनी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.1 है, और जो विराट कोहली है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 7.6। तो कंपैरिजन करने के लिए चलो इतना डिफरेंस ले लेता, इसको 38 ले लेता हूँ। आपको सर बार बार चेंज कर रहे हो, तो ऐसा ले रहा हूँ कंपैरिजन की तुम्हें ये भी ना लगे कि भाई एवरेज देखकर हम बता ही दें कि भाई ये वाले को खिलाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी उसमें रोल आना चाहिए। तो अब मैं देखकर नहीं बता पाऊंगा कि भाई एवरेज को कि भाई 36 38 में से किसको खिलाना है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है उससे मतलब ये पता लगता है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे तुमने मैचेस अगर देख रहे हो काफी पहले से, तो सहवाग करके कोई बैट्समैन था, याद है? वीरेंद्र सहवाग। यस सर, फिर से बोलो मैं 6 छक्के मारने वाला। हाँ, तो वो लप्पा था, मतलब होता है ना, मतलब अच्छा बैट्समैन था, बट वो पेशेंस के साथ नहीं खेलता था। मतलब ऐसे आता था कि भाई अगर बॉल खराब भी है, मतलब जो अच्छी बॉल होती है उसको तो उसको भी मारना है, और जो खराब बॉल होती है उसमें तो मारते ही है ना। तो उसका ऐसा था कि आउट भी हो जाता था जल्दी, मतलब 10 से 20 से कम में आउट भी हो जाता था, और फिर खेलता था तो बड़ी पारी भी खेल जाता था। तो ऐसे बैट्समैन जो होते हैं उनका एवरेज जो होगा देखकर आप बता नहीं पाओगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं ना कि वो ज़्यादा अच्छे स्कोर करते हैं, बहुत कम होता है जो 10 के अंडर आउट हो जाते हैं या 0 पे आउट हो जाते हैं। तो इन दोनों में से देखकर वो बात पता नहीं लगती एवरेज से, स्टैंडर्ड डेविएशन से वो बात समझ में आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा है तो सोचो वो लेस कंसिस्टेंट है, मतलब वो क्या करेगा, अपने एवरेज के आसपास स्कोर नहीं बनाता, इधर उधर ज़्यादा बनाता है। मतलब जिसका एवरेज है 38 और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.6 का, मतलब ये सोचो या तो वो 30 से भी नीचे जा रहा है या फिर 45 या 50 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये कंसिस्टेंट नहीं है भाई। तो फिर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसको नहीं खिलाऊंगा मैं, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है उसको खिलाऊंगा। बात समझ आ गई? यस सर। यस तो सर। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये रोल है, फिर हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जैसे इसमें मैंने यहाँ पर बताया, ऐसे ही आपके जो मैं इंश्योरेंस वाला गेम बता रहा हूँ उसमें भी होता है ऐसे ही। उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देख लिया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक निकाल लिया। तो ज्यादातर क्या होता है 99% टाइम, 99% या उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो वैल्यू रहेगी, जो आपके इंश्योरेंस क्लेम रहेंगे, वो आपके मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ही रहते हैं। तो जो मैं बोल रहा था ना कि क्लेम मान लो किसी एक एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स देखा, पिछले साल 5 क्लेम आए, फिर क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के 1 आया, तो 5 में से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर दिए, मतलब 3 प्लस कर दिया तो 8 मैक्सिमम, और 5 में से 3 माइनस कर दिया मिनिमम 2। तो उनको ये पता लग गया कि 2 से लेकर 8 के बीच में ही आएगा 99% टाइम। तो उन्होंने मिनिमम भी निकाल लिया कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल लिया। अब 1% जो रह गया वो भाई कुछ भी हो सकता है कि भाई 1% मतलब 100 सालों में से कभी एक बार ऐसे एक साल ऐसा आया होगा कि भाई 12-13 क्लेम आ गए 100 में से। मतलब बहुत लोगों ने एक्सीडेंट कर दिए, पता नहीं किस वजह से, रोडें खराब थी वहां पर या कुछ तुम्हारे गाड़ियों में भी प्रॉब्लम थी, तो वो वाला केस आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा भाई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। रैंडम वेरिएबल एक्स जो जो पॉसिबल है वो सब लिख दो, ठीक है। फिर उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी ध्यान रखना, माइनस में भी हो सकती है
कितनी बड़ी भी हो सकती है। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है, जो आप निकाल रहे हो, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो, वो क्या क्या आ सकता है, वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। जैसे मैं कहता हूँ नंबर ऑफ 6 कितने बार आ सकते हैं, तो भाई या तो 0 बार आएगा, 1 बार, 2 बार या 3 बार। अगर 3 बार थ्रो करा है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, 0 से कम नहीं आएगा। अगर 6 बार टॉस करा होता तो मैं 0 से लेकर 6 तक ले लेता और उन सबकी प्रोबेबिलिटी लिख देता। और वो जो परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैं फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बात समझ लो कैसे मल्टीप्लाई किया था, याद रहेगा। ये 3 कैसे लिया था, ये 3 कैसे लिया था, क्योंकि अगर 1 6 आया तो वो पहली बार में भी आ सकता था, दूसरी में भी, तीसरे में भी। तो ये तो काउंटिंग करके हो गया, लेकिन फैक्टोरियल वाले से मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि अगर ज्यादा लंबा एक्सपेरिमेंट है, 5 या 6 बार कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 2 बार बताओ 6 आया होगा, तो 2 बार 6 तो भाई पहले और चौथी बार भी आ सकता है, दूसरी तीसरी बार भी आ सकता है, दूसरी और चौथी बार भी आ सकता है। तो ऐसे में काउंट करते करते पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने दिखाया भी था 10 बार आ गया था, एक बार पीछे एक क्वेश्चन करके दिखाया था। तो उसमें 10 आप काउंट कर रहे थोड़ी ना बैठोगे, कौन कौन से केस 10 बन रहे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करा है, हमेशा 1 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, या एवरेज बोल दो या मीन बोल दो, पी आई एक्स आई का समेशन। और वेरिएंस निकालने का तरीका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर समेशन करो, माइनस कर दो पी आई एक्स आई के समेशन का होल स्क्वायर, जो आप पहले निकाल चुके हो। ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बस उसका रूट कर देगा। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, समझ आएगा? ठीक है, तो ये टॉपिक बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक जो मैं बोल रहा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, कंडीशन थोड़ी सी अलग है उसकी। और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हैं। ठीक है बेटा? Yes, तो sir. नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे टॉपिक। तो ये बेटा पढ़ के रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया आज हमने। ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बेटा, अभी कोई होस्ट मेरा है यहाँ पर नहीं है, किसको बना दो भाई होस्ट? मानसी आपको बना देता हूँ, बच्चे को बना दो। किसी को बना दो, चलो आप ही को बना देता हूँ। ठीक है, मानसी आपको बना देते हैं होस्ट। मैंने बना दिया बेटा होस्ट। ठीक है, तो जब सर दूसरे ज्वाइन करें तो होस्ट बना देना। ओके बेटा, चलो थैंक यू ऑल बेटा। बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय।